नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मऊ जिले की घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजह पर मंथन करने के साथ भाजपा चुनाव बाद पार्टी को लेकर बिगड़े माहौल को सुधारने में जुट गई है। भाजपा ने उपचुनाव बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक की, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार रविवार को हुई बैठक में चुनाव परिणाम के आधार पर घोसी के जातीय समीकरण पर भी बात हुई। किस जाति का कितना वोट मिला और किस जाति का वोट अपने पक्ष में नहीं जा सका, इस पर मंथन किया गया। साथ ही हार से बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने का सुझाव दिए गए। बैठक में दारा सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की गई। आगे उनका कहां बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारी पर भी चर्चा की गई। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। घोसी उपचुनाव मिली हार की वजह पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हार के कारणों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में बूथवार परिणाम के आधार पर घोसी के जातीय समीकरण पर बात हुई है। किस जाति का कितना वोट मिला और किस जाति का वोट अपने पक्ष में नहीं आया, इस पर भी मंथन किया गया। साथ ही हार से बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने पर सुझाव दिए गए हैं। बैठक में दारा सिंह चौहान ने राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा हुई कि आगे उनका कहां बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारी पर भी चर्चा हुई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के खिलाफ लोगों की नाराजगी की जानकारी थी। उसे दूर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नतीजों से लगता है कि नाराजगी दूर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के कारणों की पड़ताल के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी घोसी जाकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से बात कर हार के कारणों की पड़ताल करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने घोसी उपचुनाव में हार के कारणों से जुड़े एक सवाल पर कहा कि पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के खिलाफ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि इससे जानकारी पार्टी को थी और उसे हम लोगों ने दूर करने का संभव प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव नतीजों से लगता है कि उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाए। अब देखना होगा क्या बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर जनता को मना पाती है या फिर जनता 24 में इंडिया गठबंधन का साथ देगी। ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, घोसी उपचुनाव आने के बाद बीजेपी ने मंथन किया। हार की क्या वजह थी? बीजेपी लगातार घोसी उपचुनाव के बाद मंथन कर रही है और मंथन से निष्कर्ष निकाल रही है कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से तैयारी करनी है, जिससे खोया हुआ जनाधार उनको वापस मिल सके। बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को वहां पर उम्मीदवार बनाना जनता को नागवार गुजरा। ये बात सामने निकल कर आई। अब दारा सिंह चौहान का किस प्रकार से उम्मीदवार किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। घोसी उपचुनाव में कहां कमी रह गई जिससे वोट उनके पाले में नहीं आ पाया, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही साथ 17 सितंबर से नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट गई है। 2 अक्टूबर तक इस जन्मदिन को मनाया जाएगा। लगातार बीजेपी इस पर काम कर रही है। तो बीजेपी का मंथन और चिंतन विषय लगातार जारी है, क्योंकि घोसी उपचुनाव के बाद लगातार बीजेपी का मंथन हो रहा है। लखनऊ में एक बैठक की गई और इस मंथन में विचार विमर्श किया गया।
तो आखिरकार बीजेपी की हार की वजह क्या है घोसी में, इस पर मंथन किया गया। क्या सही उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया? क्या दारा सिंह चौहान को लेकर लोगों के मन में नाराजगी थी? बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाने पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी नाराज थे। इस बात की जानकारी बीजेपी को थी, लेकिन बीजेपी उनको मना नहीं पाई। यह भी हार की वजह हो सकती है। तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो भूपेंद्र चौधरी ने मीटिंग की, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और विचार विमर्श किया गया कि कैसे आने वाले चुनाव में बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, घोसी में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। सुधाकर सिंह ने 42,000 से ज्यादा से वोटों से दारा सिंह चौहान को हराया है। तो उसके बाद बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और लोकसभा का, जिसको देखते हुए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखा जा रहा है, बीजेपी विचार विमर्श कर रही है कि कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां नहीं करनी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज दीक्षित है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नीरज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नीरज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। नीरज जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, घोसी उपचुनाव हारने के बाद आप लोगों में कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम और तमाम वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें मौजूद रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से लगातार ये बैठकों का दौर जारी है घोसी उपचुनाव के बाद, आगे की रणनीति आपकी क्या है, जिससे खोया हुआ जनाधार घोसी का जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिल सके? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम एक सीट भी हारे हैं तो उस पर हम विचार विमर्श करके कि क्यों हारे, क्या रीजन रहा, वहां के कार्यकर्ता नाराज थे या क्या था, हमारी टीम बैठ करके, हमारे एक टीम का गठन होता है प्रदेश लेवल पे, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। फिर उसकी रिपोर्ट आगे हमारे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाती है और उसके आगे आने वाला जब चुनाव होगा तो उस पर क्या क्या हमें और मंथन करना पड़ेगा, उस पे हम लोगों की चर्चाएं होती हैं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बोला था कि प्रदेश की टीम गठित होगी, जो भी फैसला आएगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। हमारे प्रदेश के नेता सभी टीम में बैठ करके सबने अपना विचार विमर्श किया। आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्देश होगा उसके तहत आगे आने वाला शीर्ष नेतृत्व तो अपना आगे आना, किसको चुनाव लड़वाना है, कैसे क्या करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे मनाना है, क्या रीजन रहे, इन सब चीजों पे भी विचार विमर्श करके फिर पुनः चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं पुनः आपके चैनल पे बात दोहराना चाहता हूँ, ये ऐसी हार हमें एक बार बाईपोल में 2019 के चुनाव से पहले भी देखनी पड़ी थी। तो इसी तरीके से समाजवादी पार्टी नीरज जी, क्योंकि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण और था क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला चुनाव था और इसमें पूरी ताकत लगाई जा रही थी। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पास में है, पूर्वांचल में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद भी घोसी का हारना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। एक बात और निकलकर सामने आ रही है नीरज जी, इसमें बात यह निकलकर आ रही है दारा सिंह चौहान को, जो लगातार दलों को बदलते रहे, पिछले सभी को पता है कि बसपा में थे, समाजवादी पार्टी में आए, बीजेपी में आ गए, दारा सिंह चौहान को टिकट देना बीजेपी को भारी पड़ गया। और बताया यह भी जा रहा है कि स्थानीय जो नेता थे बीजेपी के, जो तमाम गणमान्य थे वहां के, वो नाराज थे इस बात को लेकर कि दारा सिंह चौहान को पैराशूट की तरह लाया गया।
देखिए मैंने आपको ये बात बोली कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि हो सकता है कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो, परंतु क्या था क्या नहीं था वो प्रदेश लेवल की जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को जब प्रदेश लेवल सौंपेगा तो उसमें पता लगेगा, और शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से समझाना है, मनाना है। हो सकता है नाराजगी रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आगे विचार विमर्श करके इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा वो आने वाला समय देखेगा। लेकिन परंतु मैं आपको फिर से पुनः बता देना चाहता हूं कि इसी तरीके से 2019 से पहले भी हम लोग बाईपोल इलेक्शन में हारे थे, और समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य पार्टी के नेता बहुत खुश हो रहे थे कि 2019 में मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, मोदी हार जाएगा, इस तरह की तमाम बातें विपक्ष कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे हताश नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे सीख ली और आगे आने वाले टाइम में और अपने कार्यकर्ताओं को समझा मना करके चुनाव लड़ा, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि मोदी जी भी भारी बहुमत के साथ यूपी से जीत करके आए, और उसके साथ साथ 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने नेतृत्व में पुनः यूपी के अंदर सरकार बनाई, जो कि इससे पहले ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हुई थी। सब कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास दिखाया, उनकी बातों को विचार विमर्श करके उनके हिसाब से 2019 था सर, वो 2019 था, ये 2023 है, और 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। तब पूरा विपक्ष एक नहीं था सर, पूरा विपक्ष एक नहीं था। अब हालात अलग हैं, अब हालात अलग हैं। 2019 से आप कंपेयर नहीं कर सकती नीरज जी। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोज जी, आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। धनोज जी, मैं आपसे यही जानना चाहता सर कि घोसी का उपचुनाव के बाद बीजेपी ने जो ये मंथन किया, बैठक की, जिसमें भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, बीजेपी के और भी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, और पूरा मंथन किया गया 24 के चुनाव को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि घोसी की हार बीजेपी को क्या सिखाती है, क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना थोड़ा अलग है। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। इस 2 लाइन में भी मेरी कोशिश रहती जवाब देने को, और मेरे इशारा को समझिएगा, क्योंकि आज मेरा तंज है चौधरी, आप समझ गए होंगे, चौधरी, राजभर और चौहान फेम। चौधरी, राजभर और चौहान फेम, सबका हो गया ओवर गेम। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष लाया था बीजेपी ने चौधरी जी को कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो चौधरी लोग हैं उनका रुझान होगा भाजपा के साथ। फिर ओपी राजभर को लाया कि चलो ओपी राजभर जी के आने से उनके वोटर का, जैसे मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाजपा का जो लक्षण था वो था एमओए समीकरण के अगेंस्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मुस्लिम यादव और ओबीसी मतलब जो सबसे पिछले तबके का है, जिसको कोली, धानु या जो हमारी भाषा में जातीय सूचक नहीं होता, लेकिन बिहार में दलित कहते हैं, महादलित, वहां उनको ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं। उनके बल पर मुलायम सिंह यादव नेता बने और कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे। फिर वही उन्होंने प्रयोग किया तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और उसी के उलट बीजेपी ने जब प्रयोग किया तो बीजेपी को बढ़त मिली, और बीजेपी का जो है योगी आदित्यनाथ जी वहां सरकार बना रहे। लेकिन इन दिनों जो उपचुनाव है वो एक संदेश दे रहा है, और इसलिए दिया कि हम जैसे पत्रकार हमेशा बेबाकी से बोलते हैं। एक तो ये होता ना कि वक्त रहते समझना होगा, अगर जीतना है चुनाव तो कार्यकर्ता को टिकट देना होगा। वो बात बीजेपी भूल चुकी है। बीजेपी को चाहिए हवाई लीडर, उसके बल पर वो जीत जाते। जैसे अभी विधानसभा का चुनाव, ज्यादा अंतर नहीं है, सरकार बनी, लेकिन आप देखिए कि सपा भी मजबूती के साथ खड़ी रही, कई सीट उन्होंने जीता, और उपचुनाव सिर्फ आजमगढ़ को छोड़कर बाकी सारे उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई। तो बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। और मेरा कहना है कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में डिफरेंसेज है, क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं लोग, तो लोकसभा में उनके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होता है, आंसर भी क्लियर है कि चलो भाई, क्योंकि 2014 के बाद जनता जो है वो एक लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने गठबंधन बनाया और सारे नेता एकजुट हुए, तो देखिए एक मैसेज है कि नेता अगर एकजुट हो गया और उनका कार्यकर्ता एकजुट हो गया तो नुकसान तो होगा बीजेपी को। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया
बहन मायावती ने कहा कि मुझे इस चुनाव से मतलब मैं इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा, तो उनके भी तो वोटर थे। तो कहीं ना कहीं सपा को समझने की जरूरत है, सपा को समझने की जरूरत है कि अगर बहन मायावती टिकट देती, MY समीकरण मतलब मुस्लिम, यादव और OBC दलित, वो वोट उनके कैंडिडेट को जाता। तो आज ये जो इतने मार्जिन से जीत हुई है, वो जीत सपा को नहीं होता। इसलिए इतराने का भी मौका इनको नहीं होना चाहिए, मंथन करना चाहिए। लेकिन सर ये मंथन करने की जरूरत मायावती को भी है कि उनका वोट बैंक सपा में चला गया, मंथन उनको भी करना चाहिए ना सर। अब बोलने तो दीजिए। एक होता है कि अगर वो अभी चुप है तो कुछ न कुछ योजना बना रही होगी। उसने क्या मैसेज दिया है वो तो पास हो चुका दलितों के पास, अल्पसंख्यकों के पास, क्योंकि देखिए सपा का कब्जा नहीं अल्पसंख्यकों पर, मायावती का भी है। अगर आप देखेंगे इस टाइम जो 10 उनके जो सांसद है उनमें भी देखिए संख्या, तो आने वाले टाइम उनका फोकस है बहन मायावती का, और वो फोकस है 80 सीट पर लोकसभा में। अगर उन्होंने कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट किसी भी चुनाव में बहुत मायने रखता है। मैं कैंडिडेट के तौर पर आपको नरेंद्र मोदी का नाम बोल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी की जगह भी अभी दूसरे को ले आए प्रधानमंत्री का, तो 4 नाल चित हो जाएगा। तो इसलिए कैंडिडेट का बहुत बड़ा योगदान है, और मायावती कहीं ना कहीं इस चीज पर वो काम कर रही है। तो चिंता करने की जरूरत उनको नहीं है, भाजपा और सपा को जरूरत है कि कम से कम, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं ना कि हमने बहन जी को बुलाया नहीं, तो ये भी अहंकार दिखता है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए घोसी के चुनाव का जो है संदेश वो भाजपा के लिए भी है और सपा के लिए भी है। नीरज जी आवाज मेरी मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी, अब मेरी आवाज मिल रही है? बहुत अच्छे से आ रही है नीरज जी। ये है कि जिस प्रकार से डॉक्टर धनोज कुमार ने आपको बताया, समझाया, एनालिसिस की, उन्होंने कहा कि आपने ढंग से उम्मीदवार का चयन नहीं किया, जिसकी वजह से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हो गए। और स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान बेहद जरूरी है, उनको प्रमुखता देना बेहद जरूरी है, जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, और किसी को पैराशूट की तरह आप लाकर उसको टिकट दे दें। अंदर खेमे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर विरोधाभास देखा गया। देखिए मैं आप लोगों की बात को एक्सेप्ट करता हूं, मैंने इस चीज को डिनाई नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ होगा, इस चीज को शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं को पुनः मना करके, और कोई भी चुनाव हो, 2019 का हो, 22 का हो, 24 का हो, 29 का हो या 27 का हो, हमारे कार्यकर्ता हमेशा से मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। जब हमारे पार्टी में 2 सांसद केवल जीत करके आते थे, तब भी हमारे कार्यकर्ता उसी तरीके से चुनाव लड़ते थे जिस तरीके से आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो कभी भी ये लोग कितने भी गठबंधन कर ले, कितना भी शोर शराबा कर ले, कुछ हमारे माइनस पॉइंट हुए होंगे, तभी हमारे को जनता ने नाराजगी अपनी दिखाई है। अच्छा हुआ कि हमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा चली गई, अखिलेश यादव का कहना है। अगर बीजेपी की हवा चली गई है तो क्यों सबको, किसी को दीदी, किसी को बुआ, किसी को मौसी बनाए फिर रहे हैं कि आओ हमारे साथ चुनाव लड़ लो। अगर इतनी हिम्मत है, बीजेपी की हवा खराब हो गई है, इतनी भी हवा खराब नहीं हुई है। ऐसा नहीं है सर उपचुनाव में कि सारे सीटों पे जितने उपचुनाव हुए हमें हार मिली है। ठीक है, कुछ चुनावी समीकरण के कारण हमें 1-2 कुछ सीटों पे हमें नुकसान हुआ है, परंतु अच्छा है, हमें इस चीज से सबक मिला है कि छोटे चुनाव से हमें सबक मिला, और हमारे को आगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, शीर्ष नेतृत्व इससे संज्ञान में लेते हुए आगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। छोटा चुनाव नहीं था सर नीरज जी, छोटा चुनाव नहीं था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपके दोनों डिप्टी सीएम वहां मैदान में थे, स्टार प्रचारक आपके तमाम थे, राजभर दिन रात लगे रहे। मैंने आपको बताया ना कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी का लीडर जाएगा और ठीक है सर, आपके पास आते हैं हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी आवाज मेरी आ रही है आपके पास? आवाज मेरी आ रही है सर आपके पास? आ रही है। हाँ, सवाल मेरा आपसे, आपने सुना होगा नीरज जी को और आपने सुना होगा डॉक्टर धनोज कुमार जी को। सवाल मेरा आज आपसे यही है, नीरज जी का यह कहना है कि ये चुनाव तो आप जीत गए हैं, जो हमारी खामियां हैं मंथन किया बीजेपी ने, और 17 तारीख जब नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े में वो लोग ऐसे अभियान चलाने जा रही हैं जिससे जनता को अपने समक्ष लाया जा सके, और 2024 में तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, बीजेपी का कहना है।
देखिए चौहान साहब, आपके धनोजी ने सुना पीछे जी को, ये इनके अहंकार का है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, केवल राजनीति करना है, करना। इसके बाद इनको गुस्से का सामना पड़ा, क्योंकि राजभर जिनका अहंकार कि मैं गारंटी ले रहा हूं, एक दिन पहले कम से कम दारा सिंह देंगे, नहीं था 10,000 से हार जाए। इनके अहंकार था, क्योंकि मुख्यमंत्री गए, 2 दर्जन मंत्री गए और तमाम गए बीजेपी के। इसके मशीनरी के बाद देखा होगा किस तरीके से मुस्लिम समुदाय में पहचान जाता है, एक ले वोट नहीं डाला जाता है। इसके बाद अगर ये जो जाए तो ये मान के चले। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी आवाज को हम ठीक कराते, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने जो बोला मैंने समझ लिया और नीरज जी को मैं बता देता हूं। नीरज जी, राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि आपके अहंकार का पतन हुआ, जो अहंकार आपके अंदर था उसका पतन हुआ और सत्य की जीत हुई। कौन सा अहंकार? वही अहंकार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने ऑन स्टेज अपने पिताजी को झकझोर दिया था, जिसको इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई थी कि जिसका कोई जवाब अखिलेश यादव जी नहीं दे पा रहे थे। अहंकार की बात उस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि अहंकार क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये जाके अपने श्री अखिलेश यादव जी से सीखे कि अहंकार ही कहा जाता है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जिन्होंने आडवाणी जी को घर बैठा दिया, वो लोग क्या कहेंगे? कल्याण सिंह क्या दशा की थी, इनको पता नहीं है क्या? इन्होंने अपने पुरखों का क्या सम्मान किया, जिन लोगों को निकाल के बाहर कर दिया 70 साल की उम्र हवाला देकर के। प्रधानमंत्री जी टर्म का इंतजार कर रहे, वही नीरज जी जवाब दीजिए। और उम्र आडवाणी की एक उम्र और एक समय होता है। पार्टी ने उनसे पूछा कि अगर आप चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं, पार्टी आपके लिए तय करेगी कि आपका क्या मार्गदर्शन हमें किस तरीके से चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया या ऑन स्टेज बुला करके उनकी इतनी गंदी बेइज्जती की, जैसे अखिलेश यादव जी ने अपने खुद पिताजी और सपा के मुखिया उस समय के रहे मुलायम सिंह यादव जी की थी। इनको शर्म आनी चाहिए। आज भी माननीय मोदी जी जब भी कहीं कोई पार्टी संगठन का कोई कार्य होता है, मुरली मनोहर जोशी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को साथ लेकर के बैठते, उनका स्वागत किया जाता है। आज भी ऐसा नहीं है कि स्टेज पे बुला करके उनके साथ हाथापाई की जाती है, माइक छीन लिया जाता है कि आप नहीं बोलेंगे। आज भी हमारी पार्टी उनका सम्मान करती है। ठीक है, उम्र हो गई, उम्र के कारण वो लोग फील्ड में जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसके कारण ये नहीं है ना कि हमने उनकी बेइज्जती कर दी इन लोगों की तरह। आज भी हमारी पार्टी उनको अपने मार्गदर्शक दीघा में रखा हुआ है। आज भी उनका मार्गदर्शन लेकर के पार्टी आगे बढ़ती है। जब संगठनात्मक कहीं भी बैठक होती है या कोई भी चुनावी रणनीति बनानी होती है, इन लोगों की राय ली जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं ये कि ये कर दिया वो कर दिया। जो वही बात है ना, जो ये दिन रात अपने सामने देखते हैं कि जिस प्रकार से मुखिया जी के साथ हुआ था, वही इनको लगता है कि बीजेपी वाले भी वैसा ही करते होंगे। परंतु इनको समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी नहीं है। यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह किसका अपना अपमान नहीं किया, ये बता दें। ठीक है, पार्टी ने तो अभी ठीक है सर, ठीक है नीरज जी, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है। धनोज जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर, धनोज जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, दोनों पार्टी को समझना है, जीत और हार से जो है ना मंथन की जरूरत है, और आपके कौन साथी किस तरह काम आएगा, क्योंकि वोटिंग जो है जनता वोट करती है, कार्यकर्ता वोट नहीं करती है। जनता जो आप देखिए पिछले घोषी का परिणाम और इस बार का, इसलिए दोनों को मंथन करने की जरूरत है, और इनको भी अपना कुनबा बढ़ाने की जरूरत है, इनको भी अपना कुनबा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट अगर आप अच्छा देते हो तो आपको जरूर है, कैंडिडेट आपको आपके नाम से परिणाम देगा। सिर्फ नाम से नहीं होगा, कैंडिडेट जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका, राघवेंद्र जी आपका, डॉक्टर धनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि बीजेपी लगातार हार के बाद मंथन कर रही है। घोसी में बीजेपी की हार हुई। समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह 42,000 से ज्यादा के वोटों से जीते हैं। 2024 के चुनाव नजदीक हैं। बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अब दारा सिंह चौहान को किस प्रकार से बीजेपी इस्तेमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक पखवाड़े पर जगह जगह कार्यक्रम भी करेगी, जिससे जनता को अपने पाले में साजा जा सके। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।